आज जन आस्था के शख्सियत कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनके रोम रोम में भाजपा बसी हुई है, जो कि दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने पांवटा भाजपा मंडल महामंत्री से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद टिकट की दावेदारी क्या कर ली, भाजपा परिवार ने उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया और अब बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच में मैदान में उतर गए हैं। जी हाँ, धरती पुत्र के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले मनीष तोमर जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जल्द ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सुरेश तोमर जी। मनीष जी, चुनावी बिगुल बच चुका है, कितने तैयार है आप और अभी तक प्रचार अभियान किस गति से चला हुआ है? तोमर साहब, जिस दिन से हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले मैं पिछले 2-3 साल से बिल्कुल तैयारी में था और जिस दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन से हमने घर नहीं बैठे और लगातार हम लोगों के बीच है और पूरी तैयारी के साथ पूरी सारी तैयारियां पूरी हो गई है और दिन रात हम अब लोगों के बीच जा रहे हैं और दिन रात लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाजपा से टिकट की दावेदारी करना आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ गया, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि महंगा पड़ा या मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे असलियत का पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग जो गलत लोग, मैं कहूँगा कि जो अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं, उनके असली चेहरे का पता चल गया कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उनका संगठन से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके ऊपर आंच आएगी तो वो किसी को भी बाहर सकता है, संगठन का चाहे कोई कितना ही मजबूत कार्य करता है तो उसको तुरंत बाहर कर देंगे। तो असली चेहरा, असली नकाब उनके चेहरे से हटा है और असलियत का पता लगा है कि भाई ये सिर्फ अपने लिए जी रहे, ना कि संगठन के काम कार्य कर रहे हैं। मनीष जी, बतौर निर्दलीय गिरी आर और गिरी पार को कितना संभाल पाएंगे? किस तरह का अभी जो समीकरण है, क्या आप सभी में सामंजस्य बिठा पाएंगे और क्या लोगों के बीच रुझान नजर आ रहा है? तो साहब, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का रुझान लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहाँ जहाँ भी फील्ड में जा रहे हैं, सिर्फ लोग एक बात का आश्वासन मेरे से ले रहे हैं कि आप विड्रॉ मत करें, उसके बाकी कार्य हमारा करने का है। जहाँ तक गिरिपार की बात है और गिरियार की बात है, मैं समझता हूँ कि गिरिपार मेरा गृह क्षेत्र है और जो गृह क्षेत्र है उसमें मैं आता हूँ तो वहाँ के लोगों में तो है ही बहुत अच्छी उत्साह है, लेकिन गिरियार क्षेत्र जिसको हम पोंटा क्षेत्र बोलते हैं, पोंटा क्षेत्र जो ये पड़ता है, वहाँ से भी लोगों का, मैं समझता हूँ वहाँ से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है। इसका एक मुख्य कारण है कि लोग इन दोनों चेहरों से दुखी हो गए, इन दोनों चेहरों से ऊब चुके हैं, इसलिए जनता नया विकल्प चाहती है और विकल्प के रूप में हमने अपने आप को पेश किया है और इसलिए लोगों का बहुत अच्छा उत्साह। मतलब कहीं ना कहीं यह है कि आपकी जन्मभूमि गिरिपार और कर्मभूमि गिरियार यानी कि पोंटा क्षेत्र, लोग कहीं ना कहीं सामंजस्य काफी हद तक सही है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि जन्मभूमि गिरिपार और जन्म कार्यक्रम क्षेत्र जो मेरा है वो ये पोंटा क्षेत्र पड़ता है, ये बात सही है। लेकिन मैं तो, हमारा तो सारा परिवार ही, पूरी विधानसभा ही पूरा परिवार है। मेरा एक मकान पोंटा क्षेत्र में, एक मकान मेरा गिरिपार में है। मैं यहाँ पोंटा में रहता हूँ, मेरे माता पिताजी वहाँ ऊपर परिवार वाले वहाँ गिरिपार रहते हैं, तो मेरे लिए एक ही पूरा परिवार है। और इसको आप चाहे कार्य क्षेत्र कह ले या चाहे इसको गिरिपार मेरा गृह क्षेत्र कह ले, लेकिन ठीक है, वो एकम गिरिपार और गिरियार की बात मैंने ये बात कही कि भाई बहुत सालों से नेतृत्व इधर रहा, तो क्यों ना इस बार गिरिपार को भी नेतृत्व मिल जाए। और छोटे भाई कह के हमने अपने आप को छोटा भाई और यहाँ पोंटा क्षेत्र को बड़ा भाई कह के हमने इन लोगों से मांग की है और इस बात में लोग बिल्कुल सहमत है कि भाई ठीक है, नेतृत्व एक बार पार भी जाना चाहिए। सर, तीसरे विकल्प की आपने बात कही तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी मजबूत विकल्प के रूप में सक्रिय हो रही है, तो पांवटा साहिब में आप कितना मजबूत पाते हैं आम आदमी पार्टी को? क्या लगता है इस बार कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है? प्रीति, जो मेरा आकलन है, जो मैं समझ रहा हूँ, मैं फील्ड में हूँ कि शायद क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का शायद उतना फोकस, उतना लोग अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लोग के ध्यान में अभी सिर्फ यहाँ या तो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या फिर तीसरा विकल्प है, इन दोनों को चुन के, क्योंकि
क्योंकि चूंकि हम इस क्षेत्र से आते हैं, लोकल आदमी हैं, तो इसका भी जब दोनों पार्टियों से दोनों पार्टियों से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों चेहरों से लोग, जो तथाकथित चेहरे, जो अभी संभावित चेहरे हैं, उनसे लोग उब गए हैं, और इस वजह से ये तीसरे विकल्प की जरूरत पड़ी, और जिसके लिए कि हम, और फिर तीसरे, ठीक है हमें पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन 15 साल से मैं लगातार, मैं भी फील्ड में हूँ, लोगों को पता है कि भाई ठीक है, पार्टी ने अगर गलत किसी आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए निर्णय ले लिया है, तो लोग, आज का जो मतदाता है वो बड़ा पढ़ा लिखा और जागरूक मतदाता है, उन्हें पता है कि भाई ठीक है, इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो मौका देना चाहिए इस आदमी को भी। मनीष जी, 1.5 दशक कम समय नहीं होता। 1.5 दशक से आप एक पार्टी के लिए समर्पित थे, एक नेता के लिए समर्पित थे, यहाँ तक कि एक उस नेता के लिए आप किसी की आवाज तक नहीं सुन सकते थे। आज उसी नेता के खिलाफ, आज उसी पार्टी के खिलाफ आपको निर्दलीय उम्मीदवार उतरना पड़ रहा है। तो साहब, मैं बिल्कुल सही बात कही है आपने, कि ये बात बिल्कुल हम कसम नहीं खाते थे उस व्यक्ति की, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब भी कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ये बात समझता हूँ कि हर व्यक्ति, सारे व्यक्ति को पद नहीं मिलते, लेकिन कोई व्यक्ति एमएलए बनता है, कोई व्यक्ति दूसरे पद होते हैं, कोई जिला परिषद बनता है, कोई किसी बोर्ड का चेयरमैन बनता है, लेकिन जब कहीं भी जगह हमारी गिनती उनमें भी नहीं है, तो हमें लगा कि भाई ये सिर्फ मात्र और मात्र शोषण कर रहे हैं। फिर हमने सोचा भाई कहीं ना हम अपनी बात को रखे, हमने ट्रायल एक लिया। जैसे ही हमने अपनी बात रखी और उनका असली चेहरा सामने आ गया, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल, और आप, ये सारी बातें आप लोगों के सामने घटित हुई है कि टिकट मैंने भी मांगा, टिकट रोशन शास्त्री भी मांग रहा है, टिकट क्या नाम अपने मदन शर्मा जी मांग रहे हैं टिकट और इनके समर्थन में अशोक चौधरी जी है, सुनील चौधरी टिकट मांग रहे, बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सिर्फ मुझे ही निकाला गया और मेरे ही खिलाफ एक्शन किया गया। तो मुझे लगा, फिर उससे बात स्पष्ट होगी कि ये आदमी सिर्फ दिखावा कुछ और है बाहर से, और अंदर इनके दिलों में कुछ और चीज चल रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, हमने लोगों की सेवा की है, हम आजाद उम्मीदवार के रूप में लोगों के बीच है। एक चीज स्पष्ट मैं करना चाहूंगा कि शायद जो यहाँ का पार्टी हाईकमान आपका है, सिरमौर का या पोंटा साहब का कहिए, आप मनीष तोमर को कहीं ना कहीं उन्होंने अंडर एस्टिमेट ले लिया। ये बात मैं सही, ये बात आपकी सही भी हो सकती है कि उन्होंने ये बात कही भी है कई जगह, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, तो कोई बात नहीं, क्या लड़ने दो इसको, चुनाव लड़ लेगा, ये भी 2000 वोट ले जाएगा, 2500 वोट लेगा। शुरू में तो ये 2000 मान रहे थे, अब 2500, अब सुना है मैंने आजकल कह रहे कि चलो 10-12 हज़ार पे पहुंच गया है। तो और उसकी बौखलाहट भी है, और बौखलाहट में जिस प्रकार के नित्य नए, अभी आपने जो कल परसों घटनाक्रम हुआ उनकी पंचायत में, तो ये सिर्फ बौखलाहट है, और उन्हें पता लग गया है कि अब उनकी हार निश्चित है। तो ये बात सही है कि उन्होंने बड़ा अंडर एस्टिमेट हमको किया, और लेकिन हमने ना तो उनसे किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई हमें मत कितना पड़ेगा या कितना वोट मिलेगा। हमारा तो एक दया है कि हमने जन सेवा करनी है, लोगों के बीच जाना है, लोगों की सेवा करनी है, और उसके लिए हमने अपना मन बनाया हुआ है। सर, इन दिनों हाटी का मुद्दा भी चर्चाओं में है, तो क्या लगता है आपको कि राजनीतिक लाभ बीजेपी को इसका मिलेगा? बीजेपी को, जो मैं समझता हूं कि जो कार्य कोई आदमी करता है, बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, बीजेपी और कांग्रेस व्यक्ति से है। जब व्यक्ति उसमें संगठन में कार्य करने वाले आदमी हैं, मैं समझता हूं कि जिस तरह बलदेव जी ने इसके लिए पूरा जोर शोर से कार्य किया और जितना उनका संपर्क था उसका इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग थी और कई अरसे से ये मांग इस क्षेत्र की चली आ रही थी। और इस मांग को बलदेव जी ने अपना जितना भी वो जोर लगा सकते थे वो लगाया, और उन्होंने इसका लोगों को, जो लोग पिछले 50 साल से इससे वंचित रह गए थे, जो क्षेत्र, उसका लोगों को दिलाया। तो मैं समझता हूँ कि ये फायदा मिलना चाहिए। और
लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कोई कार्य किया है उस व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन मैं यहां पर एक क्लियर बात कर देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने कार्य किया है, जैसे हमारे पोटा के विधायक माननीय सुखराम चौधरी जी थे, उनको पता भी नहीं है कि इसके बारे में ABCD। मैंने परसों अपने भाषण में भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि उससे 10-15 दिन पहले जब ये पहले इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो उन्होंने उससे पहले कहा था कि बस ये तो ऐसे ही है, ये तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कभी हाटी हो ही नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब ये कि जिस आदमी ने कार्य किया है उसको इसका फायदा मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी। पुरुवाला में जो प्रकरण हुआ वो पोंटा की राजनीति नहीं अपितु सिरमौर की राजनीति में एक नई अपनी तरह की घटना थी, क्योंकि किसी की जनसभा में जाकर हुड़दंग करना या आप लोगों का कहना था कि पथराव भी हुआ, तो ये एक नई परंपरा शुरू हो गई। ये गलत परंपरा कहीं आगे और खतरनाक हो सकती है। ये बात सही बात है आपकी कि भाई जो चीज एक बार रिवाज चल पड़ता है तो क्योंकि दोनों तरफ से जनता दोनों तरफ है, सभी के साथ लोग सभी के साथ समर्थक है, तो कौन आदमी कितना कहां पे किस आदमी को गुस्सा आ जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश किया मैं बिल्कुल, हमने अपने आदमियों को अपने समर्थकों को समझा दिया गया कि भाई किसी भी प्रकार का अपने क्षेत्र में कोई भी मेहमान आए, कोई भी आए, सुखराम जी हो चाहे कोई और अन्य व्यक्ति कोई भी प्रचार प्रसार में आए, जिसके भी गांव में जाएगा वहां पर मान सम्मान करना चाहिए। वो जो उनकी सोच थी उन्होंने वो किया, जो हमारी सोच है, हमारा जो अतिथि देवो भव, हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो एक परंपरा है, हिमाचल प्रदेश का एक कल्चर है कि हम अतिथि का स्वागत करते हैं, तो हम उसमें खरा उतरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी परंपरा ना चले। We are critical thinkers. We are innovators. We are full of creativity. We are open to ideas. We are true achievers. And we are the scholars. सर, ऊर्जा मंत्री का पांवटा विकास में कैसा कार्यकाल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप? और विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए खास तौर पर मैं आंजभोज की बात करूंगी, क्योंकि कहा जाता है अभी भी विकास से अछूता है। कितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ है और क्या कुछ और बेहतर हो सकता था? प्रीति जी, आप भी आंजभोज से आती है, मैं भी उसी क्षेत्र में हूँ। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, विकास का जो इन्होंने हल्ला मचा रखा है, आप सुबह अपनी गाड़ी लेकर निकलिएगा, कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में होगी। अभी रास्ते में हम लेट हुए, आपको टाइम दिया था, एक गाड़ी रास्ते में फंस गई तो मात्र उतना ही रोड है, फिर दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती, तो बड़ी मुश्किल से वो रास्ता खुला। विकास, जिस क्षेत्र की सड़कें अच्छी नहीं होगी, जिस क्षेत्र की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, मैं समझता हूं वहां का विकास हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जब आपकी सड़कें अच्छी है तो उसके बाद सारी, क्योंकि सड़कें जीवन रेखाएं मानी जाती है किसी क्षेत्र की, तो जब सड़क आपकी अच्छी होगी तो सारी चीजें कनेक्ट उसके साथ बढ़ती है। सबसे पहला काम आपने रोड का, रास्ते का देखा होगा, रास्ते की क्या हालत रोड की है। उसके बाद आपने जो उस क्षेत्र में हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल जो कि पोंटा ब्लॉक वहां से चलता है, BMO ऑफिस वहां पे आज भी सारा वहां से पूरा संचालित, यहाँ का जो ब्लॉक है पोंटा मेडिकल ब्लॉक है वो वहां से चलता है। तो वहां की हालत आपने देखी होगी, आपका आना जाना होता है, वहां हालत ये है कि वहां पर ये डर लगता है हॉस्पिटल में कि कहीं से वो गिरना, कब गिर जाए। तो इस पर ये 2-3 चीजें, बिजली की आपने हालत देखी होगी, अगर थोड़ी सेवा चलती है तो वहां बिजली 2-3 दिन के लिए गायब हो जाती है। तो इसके सिवा भी पानी की वहां समस्या है, सिंचाई, आप पहले पुरवाड़ा के साथ लगती पंचायत है, प्रवेश द्वार है ऊपर का जो आंजभोज का, इधर गिरी बहती है, इधर यमुना बहती है। 2008 के बाद हम डिलिमिटेशन के बाद पोंटा है, उसके बाद आज तक 14 साल में वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई सिंचाई के लिए।
तो मैं समझ फिर उसके सिवाय विकास अब मुझे नहीं मालूम कि उसके सिवाय विकास कहाँ हो रहा है। बाकी आप बताओ कि भाई इसके सिवाय कोई कौन सा विकास हुआ है। और फिर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी आदमी को विधायक चुनते हैं तो पहले दिन से ही इसलिए उम्मीद होती है कि पहले दिन से काम होगा। 4-4.5 साल 11 महीने कोई कार्य नहीं हुआ। मात्र हमने अभी देखा है जो प्लेटें लगी है और शिलान्यास है, मात्र वो हुए हैं और इसके सिवाय हमें तो कोई विकास दिखा नहीं। मैं तो एक दिन पहले भी कहा कि भाई विकास कहीं पीछे रह गया है, सुखराम चौधरी जी की बहुत आगे निकल गए। मनीष जी, विकास की दौड़ की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया, खनन उद्योग जो है हमारा, उद्योग और खनन इस समय दोनों ही एक तरह से बीमार अवस्था में है। साथ ही विकास की जो सीढ़ियां हैं, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी, जो संपर्क सड़कें हैं बहुत अच्छी नहीं है। तो विकास कहाँ अटका हुआ है? तो साहब मैं आपको ये बात आपने बिल्कुल सही बात कही कि विकास, मैं यही तो कह रहा हूँ कि विकास तो कहीं छूट गया पीछे। स्वयं मंत्री जी आगे निकल गए। खनन हमारा एकमात्र साधन, आपको भी पता है, या तो आपके क्षेत्र में खनन था या इधर कुछ एक क्षेत्र ऐसे थे हमारे जो कुछ पंचायतों में बहुत अच्छा रोजगार था, लेकिन इन्होंने कभी भी उसकी मैं भी खनन व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, हम थक गए कहते कहते कि इसको भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, इसका भी इसमें सारी चीजें जो इंडस्ट्री को मिलती है इसको सुविधा इसमें भी दीजिए, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली और धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं कि वो काम भी समाप्ति की ओर है। इंडस्ट्री की बात जहाँ इतनी इंडस्ट्रियां पोंटा में है, अगर हम इंडस्ट्री के लिए कुछ करेंगे नहीं, हम इंडस्ट्री के लिए कुछ ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ से इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री अगर सिर्फ और सिर्फ ये कि भाई इंडस्ट्री लग जाए और यहाँ पे क्या नाम अपना जो भी निजी स्वार्थ है वो पूरा हो जाए, इंडस्ट्री को यहाँ पे लगवाना, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना ये प्रतिनिधि का काम होता है। जहां पर सुविधाएं उपलब्ध होगी वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आएगी और जब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आएगी तो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और जब लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा तो पोंटा विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन इस और कोई विजन ही नहीं है, इस और कोई मैं सोचता हूँ कभी सोच ही नहीं है। तो इस प्रकार यही कारण है कि ये क्षेत्र दोनों इंडस्ट्री और खनन का जो कार्य है वो बहुत डाउन होता चला गया। सर, लोग आपको एक भावी नेता के रूप में देखते हैं, साथ ही साथ आप व्यवसायी भी हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं संशय अटका हुआ है कि आप चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं? नहीं प्रीति जी, ये बात तो ये सिर्फ संशय पता है कौन कर रहा है? हमारे विरोधी लोग। वो संशय फैला रहे हैं कि जी ये तो नहीं, ये तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैठ जाएंगे। मैं कभी गलत करता नहीं, कभी भी जिंदगी में मैंने कभी किसी के प्रति कोई गलत नहीं किया है और ना सही काम के लिए मैं डरता नहीं कि जो भी मर्जी हो जाए, नुकसान हो जाए। नुकसान प्रीति कोई नुकसान किसी का कर ही नहीं सकता, ये तो आदमी का भ्रम है। जिसके ऊपर प्रभु की इच्छा हो, जो प्रभु करना हो वो ऊपर वाला करता है, आदमी तो सिर्फ बुराइयां लेता है आपस में। इसलिए संशय की कोई बात ही नहीं है। 100% चुनाव लड़ा जाएगा और पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव लोगों के साथ लोगों को जो उनका न्याय है, उनको न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय दिलाया जाएगा। मनीष जी, आप तन मन धन से ऊर्जा मंत्री जी के साथ रहे हैं पिछले 1.5 दशक से। हालात इतने परिवर्तित कैसे हुए कि जिनके खिलाफ कोई नामांकन भरने की जरूरत नहीं कर सकता था, आज की तिथि में अगर आपको भी मिला दें तो लगभग 6 प्रत्याशी ऐसे जो उनके नजदीकी या संगठन से जुड़े रहे। आज की डेट में पोंटा से 5 या 6 प्रत्याशी है जो भाजपा का टिकट के चाहवान है। इतना बदलाव, इतने लोग के क्या कहीं कोई टीस है या टिकट बदलवाने की जो मुहिम है? तो साहब, ये लोगों को ऐसा नहीं कि मेरे से पहले भी इन लोगों को छोड़ा है। जो भी लोग इनके साथ लगे उन्हीं लोगों को इन्होंने रास्ते से हटाने का कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों ने बैठ गए, दब गए कि कोई बात नहीं, अब चलो क्यों, मतलब वो थोड़ा सा उनके मन में कहीं ना कहीं था कि चलो सरकार है इनकी या विधायक है, क्यों इनके साथ उलझना है। यहां सिर्फ वो एक गलती कर गए
क्योंकि मैं उन्हें पहले भी कह चुका था, मैंने एक बार 10 बार मैंने उनसे बात की थी कि चौधरी साहब हमें इस प्रकार का कोई ज़्यादा, ठीक है, मैं जनसेवा का, मैं शौक है जनसेवा करने का, लेकिन हम जनसेवा जरूरी है कि हम विधायक बनकर ही करें, हम ऐसे भी शौक, हमें जनसेवा शौक हम करेंगे, तो लोगों की सेवा करनी है, लेकिन ये कि हमें साथ लगा के रखना, आपने हम भी साथ चलेंगे। लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं और ही षड्यंत्र था कि पता नहीं कोई कल दिन ये टिकट मांगे, वो करे, और मैंने उनको 10 बार क्लियर भी की बात, ये मैं सामने बता दूंगा कि आपसे हमारे से निश्चित रहना, हम ऐसा वो नहीं करेंगे हम, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कार्य में लगे रहे। हमें काटने की कोशिश की गई कि भाई इनको धीरे धीरे काटते रहो, उसके बाद हमारे पास रास्ता कोई नहीं था, बस ठीक है, फिर हमें तो देखो समाज में तो हमने भी रहना है, और जब हमें लोगों के बीच रहना है तो हमें राजनीति को सेवा का माध्यम हमने इसको बनाया, हमारा ये मकसद नहीं है, हमने इसको राजनीति को सेवा का माध्यम आज भी माध्यम मानते हैं, आगे भी माध्यम मानेंगे, और इसलिए हमें ये फील्ड में उतरना पड़ा। और मैंने आपको कहा कि हम डरते सिर्फ भगवान से, बाकी हम किसी से कोई डर नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे मंत्री जी हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कोई भी हो, हम जब अब एक चीज मन में ठानी और लोगों से आशीर्वाद ले लिया है तो हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे दम के साथ। मनीष जी, मंडल अध्यक्ष ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि जो मुझ पे आरोप, जो आपने उन पे आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया कि या तो वो साबित करें या फिर कोर्ट में जाएंगे, इस पे क्या कहना है? तो साहब, मैंने आपको कहा कि मैंने वहाँ भाषण में भी कहा था कि जैसे चौधरी साहब ने इस प्रकार के मंडलाध्यक्ष, फर्जी तो है ही, फर्जी, उनका चुनाव भी फर्जी हुआ था। उन्होंने कहा, अभी अलकलामा जी ने आरोप लगाया था चौधरी साहब के ऊपर, उन्होंने कहा था कि मैं हाई कोर्ट में 3 दिन के अंदर वो माफी मांगे, नहीं तो हाई कोर्ट, मैं समझता हूँ अभी तक कोई केस नहीं हुआ है, वो मतलब वही बात उनकी है। मैं तो कहता हूँ अरविंद जी, मैं तो कहता हूँ आप चलिए प्लीज करें कोर्ट में, और बढ़िया जो काम हमने करना वो आप खुद ही कर देंगे। और जहां तक बात उनके आरोप लगाने की कि भाई मैं उसके ऊपर केस करते हैं, केस करूंगा या वो करूंगा, देखिए उन्होंने एक बात उसमें कही कि जी मैं नैना टिक्कर कैसा था, उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं यहाँ पैदा हुआ, वहां पैदा हुआ। उनका कहना है कि 4 पीढ़ियों से हम लोग यहाँ पर हैं। सूरज जी, मैं एक बात बताऊँ आपको, तुमने पैदा होने की बात कही, मैं यहीं पैदा हुआ। लोग दूसरे स्टेट से यहाँ पर काम के लिए आते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे दूसरे किसी सेक्टर में काम कर रहे हो, और वो यही कई सालों तक 10-10, 15-15, 20-20 साल तक यही कार्य करते हैं। उनके बच्चे, जब उनकी शादी होती तो उनके बच्चे भी यहीं पैदा होंगे। तो अगर उनके बच्चे यहाँ पैदा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। अगर अरविंद गुप्ता जी यहाँ पैदा हुए ना तो ठीक है, लेकिन वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जमाबंदी दे दूंगा, जो जमाबंदी पे साफ लिखा है कि ये ता उम्र आकर्षक ही रहेंगे, ये फर्द ता उनकी जमाबंदी में है। तो इसलिए उनके यहाँ पैदा होने से या किसी के कहीं पैदा होने से वो आदमी वहां का, अगर मैं हमारा बच्चा कोई मान लो विदेश में पैदा होता है तो वो अमेरिका का नहीं बन जाएगा, वो बच्चा इंडियन ही कहलाएगा। तो इसलिए ये बातें आधारित बातें हैं। और लेकिन हमने तो एक बार बात रखनी थी, उन्होंने अगर कोर्ट में जाना तो उनका स्वागत है, और वो कोर्ट में जाए, जो कुछ कमियां रही है वो भी सामने आ जाएंगी। सर, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि धरती पुत्र को गिरिपार से भरपूर समर्थन मिल रहा है, यानी कि जन्मभूमि से भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो कर्म भूमि यानी पावटा साहिब से लोग आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है और 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको मिठाई खिलाई जाएगी और दोनों जगह का आकलन किया जाएगा। जितना समर्थन वहां से मिल रहा है, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा समर्थन यहां से, मेरे जो कार्य क्षेत्र आप जिसको कह रहे हैं, यहां से मिलेगा वोट के रूप में। और आपने उस दिन रिजल्ट आपके सामने होंगे, क्योंकि लोगों ने, मैं आपको कह चुका हूं कि लोगों के पास तीसरा विकल्प लोगों को चाहिए। और हम चूंकि जन सेवा में पिछले 10-15 सालों से हैं, इसलिए लोगों की हम पहली पसंद बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी विधायक को चुनते हैं तो वो अपना सेवक चुनते हैं। इन्होंने अपने आप को मालिक बना लिया, इन्होंने अपने आप को खुदा बना लिया। ये इसलिए इन आने वाले चुनाव में
दूध का दूध का और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारी ओर से आपके लिए बहुत बहुत बधाई और उम्मीद है कि परिणाम बेहतर ही होंगे। जन आस्था का शिक्षित कार्यक्रम का कारवां लगातार जारी रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए और तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल जन आस्था को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और किसी भी तरह की विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जल्द मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। पांवटा साहिब से जन आस्था न्यूज टीम, नमस्कार।